हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं MST CET 2026 के काउंसलिंग के बारे में। अगर आपने महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ज़रिए PCB या PCM या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हों, लॉ का हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होते हैं उनका आपने एग्ज़ाम दिए हों, तो अगर आप महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई बच्चा नीट के ज़रिए एडमिशन लेना चाहता है या JEE का एग्ज़ाम दिया है, नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दिया है, उसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप महाराष्ट्र के अंदर कैसे एडमिशन लें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो लगते हैं MST CET के काउंसलिंग के दौरान। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं जनरल कैटेगरी और रिजर्वेशन कैटेगरी दोनों में कौन कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे इनके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो MST CET के ज़रिए महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और उनको अभी तक ये नहीं मालूम कि हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब जाके हमें अच्छी सीट और अच्छी कॉलेज हमें मिल सकती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ओपन और जनरल कैटेगरी के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पे ये लिस्ट बना के रखा हूँ। सबसे पहले आपके पास होने चाहिए 10th का मार्कशीट, उसके बाद होना चाहिए आपके पास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद होना चाहिए आपके पास 12th का मार्कशीट, उसके बाद होना चाहिए आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। शायद से अभी आपके पास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा क्योंकि 12th का पासिंग सर्टिफिकेट आने में टाइम लगता है, और अगर ये नहीं है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तब पर भी काम चल जाएगा, लेकिन 12th का मार्कशीट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर 12th का मार्कशीट नहीं है तो आप आगे प्रोसीजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे हम बात करें प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है ये नहीं लगता है महाराष्ट्र के अंदर, ये एप्लीकेबल नहीं लगता है। अगर ये आपके पास नहीं है तब पर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हम जिसे बोलते हैं, जो इंस्टीट्यूट से मिलता है, कॉलेज से मिलता है, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका काम नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को अच्छे से समझिए और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है नेशनल सर्टिफिकेट। तो ये नेशनल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो नेशनल सर्टिफिकेट जो आपके LC होते हैं, HSC के LC या फिर आपके जो पासपोर्ट होते हैं उस पर लिखा होता है कि आप एज अ इंडियन सिटीज़न हैं, यानी उसमें नेशनलिटी आपकी लिखी रहती है कि आप इंडियन हैं। अगर ये दोनों में, यानी कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है सपोज़ और आपके पास LC में भी नहीं लिखा हुआ है, तो जब आप डोमिसाइल बनाते हैं तो डोमिसाइल बनाते हैं ना महाराष्ट्र का, तो उसके अंदर जब आप जाते हैं डोमिसाइल बनाने के लिए तो नेशनलिटी/डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऐसा लिखा रहता है सर्टिफिकेट का नाम। तो अगर आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट है जिसमें नेशनलिटी और डोमिसाइल दोनों एक ही सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूड किया गया है तो आपका काम बन जाएगा, आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। लेकिन आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है जिसमें सिर्फ डोमिसाइल ही लिखा हुआ, उसमें मेंशन कहीं नहीं लिखा हुआ नेशनलिटी के बारे में, तो आपको अलग से नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो कि LC या पासपोर्ट में लिखा रहता है, या फिर आप कोर्ट के ज़रिए यानी वकील के ज़रिए आप बना सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज़ जो है ना वो फ़ोटो लगेगा। फ़ोटो आपको लगभग 16 फ़ोटो यहाँ पे लगने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो के बहुत सारे रिक्वायरमेंट होते हैं। आपके एंड जो एडमिशन होते हैं, यानी कि कॉलेज तक पहुँचने तक आपके पास बहुत सारे फ़ोटो होने चाहिए क्योंकि हर एक कदम पे आपका फ़ोटो लगता है। उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, इसके बाद भी डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे कि आपका PCM का अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो वो आपका जो रिज़ल्ट निकला है, यानी कि आपने अभी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे, वो स्कोर कार्ड PCM का या PCB का, या फिर आपने नीट का एग्ज़ाम दिए हैं तो नीट का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, या फिर आपने JEE का दिया है तो JEE का आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी रिजल्ट होना चाहिए जिसमें मेंशन हो कि आपने इतना परसेंटाइल हासिल किए हैं या इतना मार्क्स आपको आया है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं, ये जिन बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का तो उनको डोमिसाइल नहीं लगेगा, लेकिन जिन बच्चे के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है महाराष्ट्र का तो उनको यहाँ पे डोमिसाइल लगने वाला है। तो जो भी बच्चे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास नहीं है उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है, क्योंकि विदाउट डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। यानी आप तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन एज जो आपका सीट रहता है 15% सीट, यानी कि 85% जो सीट रहता है वो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है और 15% सीट जो है वो ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए रहता है। तो आपके पास सीट ही कम रहेगा तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आप 85% सीट पे आप कम्पीट करेंगे, जिसमें आपका एडमिशन होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेगा जिसे हम बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। फ्यूचर में अगर आप
कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट इनकम सर्टिफिकेट का आपको स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप रहते हैं जिसमें आपको 50 या 75% आपके जो फीस है वो माफ़ हो जाते हैं। SC ST वाले के लिए तो पूरा फीस ही माफ़ हो जाता है, गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर पूरा फीस माफ़ है। तो ये सब जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप हम कैसे हासिल करें तो वो मैं आगे आपको बताऊँगा। पहले आप कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन लेने के बाद आपको आगे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आपको स्कॉलरशिप लेना है, उन सब के बारे में हमारे चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करें कि अगर जो बच्चे डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा के बाद यानी जो बच्चे 12th के बाद जा रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस है, लेकिन जो डिप्लोमा करने के बाद सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे है कि ऑल फाइनल ईयर डिप्लोमा मार्कशीट आपको देना है और यहाँ पे ये कंपलसरी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप गैप लिए थे यानी कि आपने 1 साल गैप लेके मतलब आपने 2024 में आपने 12th पास किया और उसके बाद आप 2026 में आप एडमिशन लेना चाहते हैं कॉलेज में, तो यहाँ पे आपने गैप लिया तो इस गैप का ना आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो गैप सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे तो उसे हम गैप एफिडेविट भी बोलते हैं। आप अपने जो भी वकील है नज़दीकी कोर्ट में वकील में जाके आप अपना गैप जो एफिडेविट है वो बना सकते हैं, जो भी आपकी जेन्युइन तरीका था। जैसे कि आपने गैप क्यों लिया, तो गैप आप इसलिए लिए होंगे क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना था या फिर आप बीमार थे, जो भी कारण था आप एफिडेविट में मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको बता दूं मैं, ये तो हो गया एक तरह से जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो अगर आप सिर्फ इस पोस्टर के भरोसे में थे कि इस पोस्टर में जो लिखा हुआ है वही डॉक्यूमेंट लेंगे तो आप बहुत ही गलत थे। इस पोस्टर में भी बहुत सारा जो डॉक्यूमेंट है वो मेंशन नहीं कर पाए हैं, तो मैंने वो आपको ओरली बता दिया। इसलिए वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि वीडियो में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। रिजर्वेशन कैटेगरी के बाद जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि एक कॉलेज में एक ऐसी भी सीट होती है जैसे ट्यूशन फीस एग्जेप्शन सीट होती है कॉलेज में, जिसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जितने भी ट्यूशन फीस है वो सब माफ़ हो जाते हैं। तो वो ट्यूशन फीस जो एग्जेप्शन है वो सीट हमें कैसे मिलेगा, वो सीट बहुत ही लिमिटेड होता है हर कॉलेज में, तो वो उन्हीं बच्चों को मिलता है जिसका परसेंटाइल हायर हो, या फिर आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यानी कि अपना जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है या EWS सर्टिफिकेट है या फिर जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट का आप सही तरीके से आपने फॉर्म फिल किया है तो ही जाके आपको वो जो सीट है वो मिलता है। वो सीट मिलने के बाद आपका ट्यूशन फीस नहीं लगता है, और ट्यूशन फीस के अलावा इतने भी फीस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और आप ना कि मतलब आप एक तरह से जो कॉलेज लेवल में आपने जो फीस दी है ना वही आप यूनिवर्सिटी लेवल में आप फीस देंगे, बहुत ही कम फीस रहता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिजर्वेशन कैटेगरी का काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको मैं बना कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे 3 तरह का यहाँ पे दिया गया है, 4 तरह का, एक OBC कैटेगरी के लिए, एक VG/NT कैटेगरी के लिए, एक SBC के लिए और एक EWS के लिए। तो महाराष्ट्र के अंदर है ना VG/NT SBC ये सब कैटेगरी भी होता है। हर स्टेट का अपना अपना एक अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो OBC और EWS और SC/ST ही आता है, तो हर स्टेट का अपना अपना है। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इशू किया हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट ये सब लगेगा। कोई भी मतलब अदर स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं आपको लगेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होना चाहिए आपके पास, तभी आप काउंसलिंग में आप इन सब का लाभ ले सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कोई यूपी का है, कोई बिहार का है या कोई राजस्थान का है, तो वो अपने स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना लेते हैं, वो बोलते हैं कि वो महाराष्ट्र में भी वैलिड हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस सर्टिफिकेट से आपको कोई भी लाभ नहीं देगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं OBC की तरफ। तो OBC में आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके बाद NCL सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCL सर्टिफिकेट जो OBC कैंडिडेट है और VG/NT कैंडिडेट है और SBC कैंडिडेट है, इन तीनों के लिए यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, क्योंकि NCL सर्टिफिकेट से आपको ये पता लगता है कि आप क्रीमिनल के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये सब के लिए यहाँ पे आपको लगता है। क्योंकि NCL मतलब होता है नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो ये प्रमाण करता है नॉन क्रीमिनल सर्टिफिकेट। तो ये आपका होना चाहिए। अगर आप OBC और
VJNT और SBC, तो ये 3 सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट से अप्लाई करते हैं। तो कास्ट में आपका ये तीनों में आपका ये 3 सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 3 सर्टिफिकेट नहीं है कास्ट में, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपना रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं EWS के बारे में। जो कैंडिडेट EWS के अंदर बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपका यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर बना होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे SC और ST कैटेगरी के लिए। तो SC और ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, बस ये 2 ही सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा कोई भी एडिशनल यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको NCL की ज़रूरत नहीं है। SC और ST के लिए यहाँ पे NCL की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपका होना मैंडेटरी है। विदाउट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों के लिए। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप ओपन कैटेगरी से आते हैं और आपको स्कॉलरशिप का लाभ चाहिए, तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 2 सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप ओपन कैटेगरी से आपको स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और आप माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, मैं आपको बता दूँ स्कॉलरशिप बहुत प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं। आप बहुत प्रकार की तरफ से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो स्कॉलरशिप के बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि स्कॉलरशिप जो अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप होते हैं उनके लिए अलग अलग कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ताकि आप उन डॉक्यूमेंट को अभी रेडी करके रखो और आपको जब अभी ऑनलाइन स्टार्ट होगा स्कॉलरशिप के लिए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि MST काउंसलिंग के जरिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिया। उसके बाद जो काउंसलिंग जो प्रोसेस होगा उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, फॉर्म फिलिंग करना रहेगा, कॉलेज चूजिंग करना रहेगा और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना रहेगा। सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और मैं आपको बता दूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर फ्री में काउंसलिंग होने वाला है, यानी कि फ्री में आपको यहाँ पर काउंसलिंग के बारे में सभी जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम फ्री। कोई भी आपको यहाँ पर पैसा नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री में। हमारे इन्फॉर्मेशन ग्रुप चैनल के अंदर हमारी टीम आपको फ्री में गाइड करेगी, आपको हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करेगी कि कौन सा कॉलेज में कितना कट ऑफ है और आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, या फिर फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो मैं आपको आज बता ही दिया हूँ। तो सब कुछ यहाँ पे आपका 100% फ्री रहने वाला है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे पेड जो पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे पेड काउंसलिंग रहेगा। तो अगर आपको पेड काउंसलिंग लेना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है और पेड काउंसलिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो पेड काउंसलिंग के अंदर आपको पर्सनल काउंसलिंग मिलेगा, हमारी टीम आपको फॉर्म फिल करके देगी जो, और आपको बेस्ट कॉलेज का लिस्ट बना के देगी। आपको जितने भी डॉट रहेंगे वो सबको आपको यहाँ पे रिजॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो पेड काउंसलिंग में है आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देना है, बाकी कॉलेज तक पहुँचाने का काम हमारी टीम का रहेगा। यानी कि कॉलेज अलॉटमेंट करने का तक का जो सफ़र है वो हमारी टीम तय करेगी। बस आपको ये बताना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज चूज़ करके हमारी टीम दिलवाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।